हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जापान की संसद, जिसको डाइट के नाम से भी पुकारा जाता है। आज के हमारे टॉपिक में हम डाइट के संगठन, इसके सदस्यों की योग्यता, इसके कार्य एवं शक्तियों का हम चर्चा करेंगे। जापान के बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले भी हम पिछली क्लासेस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं अपने छात्रों को यह बताना चाहती हूँ कि संसदीय प्रणाली अपनाने वाला एशिया का पहला देश जापान था और उसके बाद भारत आदि देशों ने इस प्रणाली को अपनाया है। जापान की डाइट विश्व में एक अनोखा स्थान, एक बहुत ही शक्तिशाली संसद के रूप में माना जाता है। जापान की यह एकमात्र विधि निर्माण संस्था है। हालांकि ये ब्रिटेन की तरह संप्रभु तो नहीं है, परंतु फिर भी जापान की डाइट बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करती है। जापान की डाइट एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। इसमें दो सदन है, प्रतिनिधि सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और दूसरा है उच्च सदन, सभासद सदन, जिसे हाउस ऑफ काउंसिलर्स के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बारी बारी से दोनों का संगठन की चर्चा करेंगे। अगर हम पहले प्रतिनिधि सभा की बात करते हैं, प्रतिनिधि सभा के कुल सदस्यों की जो संख्या निर्धारित है संविधान में, वो है 500। वर्तमान में ये 465 इन सदस्यों की संख्या है और सभासद सदन की कुल सदस्य संख्या है 245। अब हम इनकी निर्वाचन प्रणाली की बात करते हैं। तो प्रतिनिधि सभा में दो प्रणालियों का पालन किया जा रहा है। यहाँ पर 500 में से 300 सीटों तो बहुमतीय प्रणाली पर आधारित है, यानी कि जिस भी उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त हो जाता है, ये एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है, तो ये 300 सदस्य बहुमतीय प्रणाली से चुने जाते हैं और शेष 200 जो सदस्य हैं वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुने जाते हैं। तो ये था प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का चुनाव की हमने बात करी। अब हम कर रहे हैं सभासद के सदस्यों का चुनाव। तो सभासद में भी जो सदस्य हैं उनके यहाँ भी अलग निर्वाचन प्रणाली अपनाई है, जिसको एकल संक्रमणीय पद्धति कहते हैं। 245 में से 147 सदस्य एकल संक्रमणीय पद्धति से चुने जाते हैं और शेष जो हैं लगभग 98 सदस्य यहाँ पर सूची प्रणाली व आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुने जाते हैं। तो ये है दोनों के सदनों के सदस्यों का चुनाव की क्या वहाँ पर प्रणाली है, इस बारे में हमने बात करी। अब हम ले रहे हैं दोनों के सदस्यों की योग्यता की हम बात करें। बेसिकली तो दोनों सदनों की योग्यता कुछ कॉमन है, केवल एक आयु का फर्क रखा गया है। दोनों सदनों के लिए सदस्यों का जापान का नागरिक होना अनिवार्य है। आयु की बात करें तो प्रतिनिधि सभा में 25 वर्ष का व्यक्ति प्रतिनिधि सभा का सदस्य बन सकता है और सभासद का व्यक्ति 30 वर्ष की आयु में सदस्य बन सकता है। दोनों ही सदनों के लिए सदस्य लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है तो उसे पहले त्याग पत्र देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो चुनाव लड़ सकता है। उसके अलावा जो प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं उनके लिए उस राज्य में कम से कम 3 महीने का निवास होना आवश्यक है जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि दोनों सदनों के जो सदस्य हैं उन्हें केवल एक ही सदन की सदस्यता रखने का अधिकार है। यानी कि अगर प्रतिनिधि सभा का सदस्य सभासद का सदस्य बना हुआ है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, पहले उसे दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता को त्याग करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो ये थी दोनों सदनों की सदस्यों की योग्यता। अब हम ले रहे हैं अवधि की। अगर हम बात करें तो प्रतिनिधि सभा का जो कार्यकाल है वो है 4 वर्ष। इस 4 वर्ष से पूर्व अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अगर पेश हो जाता है मंत्रिमंडल के विरुद्ध तो मंत्रिमंडल तो त्यागपत्र देगा ही, लेकिन मंत्रिमंडल जाते जाते प्रधानमंत्री सम्राट को कहकर प्रतिनिधि सभा को भंग भी कर सकता है। तो उस रूप में देखें तो प्रतिनिधि सभा 4 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन समय पूर्व से भंग कर दिया जाता है, करा जा सकता है। रादर सम्राट उसे प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे भंग कर सकता है।
और यदि प्रतिनिधि सदन भंग हो जाए तो वहाँ के संविधान ने प्रावधान दिया है कि 40 दिन के भीतर आम चुनाव होने आवश्यक हैं। तो ये था प्रतिनिधि सदन की कार्यकाल। सभासद सदन की बात करें तो जैसे भारत की राज्यसभा है, अमेरिका का सीनेट है, ये भी एक स्थायी सदन है और यहाँ के सदस्य जो हैं वो 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद इसके जो आधे सदस्य हैं उनका स्थान रिक्त हो जाता है और आधे सदस्यों की प्रति 3 वर्ष ये चुनाव होता है। यानी कि आधे सदस्य जिनका निजी कार्यकाल 6 वर्ष पूर्ण हो चुका है उनके स्थान पर नए व्यक्तियों का चुनाव होता है। तो इस रूप में देखें तो सभासद सदन जो है वो एक स्थायी सदन है। अगर फिर हम देते हैं दोनों सदनों की पदाधिकारियों की हम बात करें तो दोनों सदनों के अध्यक्ष होते हैं और प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है, उसी तरीके से सभासद सदन का भी अध्यक्ष होता है। अगर हम जापान के स्पीकर की तुलना करें तो ब्रिटेन और भारत की तुलना में जापान का स्पीकर अमेरिकी स्पीकर के ज़्यादा करीब लगता है। यानी कि जैसे भारत में, ब्रिटेन में हमारा स्पीकर को तटस्थ निष्पक्ष मान लिया जाता है, वो अपनी दल की जो भी संबद्धता है उससे पद पर आने के बाद उसको त्याग कर देता है। लेकिन अमेरिका व जापान में ऐसा स्पीकर नहीं करते, वो पद पर आने के बावजूद भी अपने दल के प्रति जो संबद्धता है उसको बनाए रखते हैं। तो उस रूप में जापान का स्पीकर अमेरिकी स्पीकर के ज़्यादा करीब है। कार्य एवं शक्तियाँ सामान्य हैं, ये भी सदन में अनुशासन बनाए रखते हैं। जो भी सदन में विधेयक पेश होते हैं वो स्पीकर की अनुमति से होते हैं। सामान्य तौर पर स्पीकर्स जो हैं वो वोट मतदान नहीं डालते, केवल निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। तो उस रूप में ये प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष का बात हमने करी। अब हम बात करें दोनों सदनों की गणपूर्ति, तो मिनिमम जिसे हम कहते हैं कि इतने सदस्यों की उपस्थिति होने आवश्यक है, तो जापान की डाइट में भी 1/3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। इसके अलावा अधिवेशन, तो यहाँ पर भी अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए। 3 तरह के अधिवेशन होते हैं, साधारण अधिवेशन, विशेष अधिवेशन और एक जिसे हम कहते हैं ना संकटकालीन में अति विशेष अधिवेशन भी आमंत्रित किया जा सकता है। फिर हम ले रहे हैं अब जापान की डाइट के कार्य एवं शक्तियाँ। तो जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको कहा कि ये ब्रिटेन की तरह संप्रभु तो नहीं है, ब्रिटेन की तरह सर्वोच्च तो नहीं है, क्योंकि जापान की न्यायपालिका ऐसे कार्यों को अवैध घोषित कर सकती है। यदि ऐसा कोई कानून जापान की संसद पारित कर दे जो कि संविधान के विरुद्ध है, तो जापान की न्यायपालिका के पास ये अधिकार है कि वो उसे अवैध घोषित कर दे। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे संविधान में संशोधन की बात करें तो वहाँ पर भी संसद के द्वारा पारित होने के बाद ये जनता के पास भेजा जाता है जनमत संग्रह के लिए और जनता के समर्थन के बाद सम्राट उसकी घोषणा कर सकते हैं। तो ये जो 2 परिस्थितियां हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि संसद एक तो जनमत संग्रह के द्वारा जनता का उस पर नियंत्रण बना रहता है, दूसरा न्यायपालिका के पास भी ऐसी शक्तियां हैं कि वो उसके बनाए हुए कानून की वैधता को जांच कर सकता है। तो उस रूप में तो ये संप्रभु नहीं है, यह सर्वोच्च नहीं है, संविधान को सर्वोच्च माना गया है। पर फिर भी अगर हम इसके सारे कार्यों की बात करें तो ये भी काफी महत्वपूर्ण कार्य को संपादित करती है। कार्यों में हम सबसे पहले ले रहे हैं विधायी कार्य, यानी कि कानून निर्माण का कार्य। तो सर्वोच्च विधि निर्माण संस्था डाइट है। इसमें साधारण और वित्त विधेयक और संवैधानिक विधेयक तीनों को पेश किया जा सकता है। दोनों सदनों की बात करें तो दोनों सदनों की शक्तियां साधारण विधेयक में एक समान है। कोई भी साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। सभासद सदन ने पारित कर दिया और प्रतिनिधि सदन यदि उसे रद्द कर दे तो सभासद सदन उस पर कुछ नहीं कर सकती, उसको पुनः पारित नहीं कर सकती। लेकिन अगर सभासद सदन प्रतिनिधि सदन द्वारा पारित विधेयक को उस पर अपनी आपत्ति उठाती है और प्रतिनिधि सदन उसे 2/3 बहुमत से पुनः पारित कर दे तो फिर उसको दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। तो हम इसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि साधारण विधेयक के केस में सभासद सदन के पास विलंब करने की शक्ति है।
और साधारण विधेयक को वो अपने पास 60 दिन तक रोक सकता है। 60 दिन बीतने के बाद ये मान लिया जाता है कि दोनों सदनों ने इसे पारित कर दिया है। तो उस रूप में देखें तो साधारण विधेयक पर सभासद के पास विलंब करने की शक्ति है। उसके अलावा वित्त विधेयक की बात करें तो पहली चीज, वित्त विधेयक हमेशा प्रतिनिधि सदन में ही पेश हो सकता है। सभासद सदन ज्यादा से ज्यादा उसे 1 महीने तक अपने पास रोक सकती है। फिर ये थी विधायी शक्तियां। अब हम ले रहे हैं डाइट की कार्यपालिका शक्तियां। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री का मनोनयन जापान का सम्राट नियुक्त जरूर करता है, लेकिन अपनी मन मर्जी से प्रधानमंत्री को नियुक्त नहीं कर सकता। डाइट जिस व्यक्ति को मनोनीत कर दे, और डाइट का सदस्य ही प्रधानमंत्री के लिए होना आवश्यक है। तो डाइट जिसको मनोनीत कर दे उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है सम्राट के द्वारा। उसके अलावा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में भी हम देखते हैं कि उन सभी के लिए डाइट का सदस्य होना आवश्यक है। कार्यपालिका शक्तियों में और हम देखें तो अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति भी है, या मंत्रियों से प्रश्न पूछना, उनकी निंदा करना और अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमंडल को पद से हटाना, ये सारी चीजें डाइट की कार्यपालिका शक्तियों में आती है। फिर हम ले रहे हैं वित्तीय शक्ति। तो वित्तीय शक्ति हमने कहा कि वित्त मंत्री बजट को बनाता है, लेकिन डाइट की अंतिम शक्ति उस पर नियंत्रण की रहती है। तो मंत्रिमंडल के लिए आवश्यक है कि डाइट को उसके द्वारा वित्त विधेयक को पारित करना या उसको स्वीकृति देना। पहले भी हम बात कर चुके हैं, सभासद सदन ऐसे मामले को 30 दिन तक अपने पास रोक सकता है, उसके बाद उसको पारित मान लिया जाता है। जो सम्राट एवं उनका जो राजघराना है उनकी संपत्ति पर भी डाइट का पूरा नियंत्रण बना रहता है। तो ये थी वित्तीय शक्तियां। न्यायिक शक्तियों की बात करें तो न्यायालय संबंधी समस्त उसका संगठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की संख्या, उनका वेतन, उनके महाभियोग की सुनवाई करना, ये सारी डाइट की न्यायिक शक्तियां हैं। संवैधानिक शक्ति तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति, तो दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से इसे पारित करना और उसके बाद जनता की समर्थन के लिए जनमत संग्रह के रूप में उसको भेजना, और जब 2/3 बहुमत जनता का समर्थन उसके मिलने के बाद सम्राट द्वारा ऐसे संवैधानिक संशोधन को स्वीकृति दे दी जाती है। फिर हम एक और ले रहे हैं डाइट के निर्वाचन की शक्ति। तो चाहे सदन का अध्यक्ष हो, चाहे अन्य पदाधिकारी हो, चाहे सदन के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करना हो, और तो और सम्राट का उत्तराधिकारी संबंधित नियम, ये सारी चीजें डाइट के द्वारा ही तय की जाती हैं। तो ये होगी डाइट की शक्तियां। एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको लास्ट में अपने बच्चों का ध्यान दिलाना चाहूंगी कि डाइट में जो हम कहते हैं कि नॉर्मली दूसरी कंट्रीज में लॉ मेकिंग प्रोसेस में क्या होता है कि एक सदन ने विधेयक पेश किया, उसको पारित किया, फिर वो दूसरे सदन के पास जाता है, दूसरा सदन भी उसे पारित कर देता है। तो जो संवैधानिक प्रमुख है, यानी कि जिसके नाम जिसका हस्ताक्षर चलता है विधेयक पर, उसके हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून का रूप ले लेता है। थोड़ा सा यहाँ अंतर हम जापान में देखते हैं कि जापान का सम्राट संसद या डाइट द्वारा पारित विधेयक पर अपने हस्ताक्षर नहीं करता। जो भी विधेयक है वो पहले मंत्री दोनों सदनों के द्वारा जब बारी बारी से पारित हो जाता है तो मंत्रिमंडल के पास भेजा जाता है, और वहां पर ऐसे विधेयक पर प्रधानमंत्री और जिस विभाग का वो विधेयक है उसका संबंधित मंत्री के काउंटर सिग्नेचर लिए जाते हैं। तो यानी कि संबंधित मंत्री प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बाद ही सम्राट ऐसे विधेयक को कानून की औपचारिक घोषणा करते हैं और फिर उसका प्रकाशन सरकारी गजट में होता है। तो ये थोड़ा सा अलग हमें जापान में देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।